नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरे की चपेट में, और सबसे बड़ी बात है कि इसने बुरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। इसका ताजा उदाहरण देखते हैं कि राजधानी लखनऊ में कल मैच था और इस T20 मुकाबले को कोहरे की वजह से रद्द करना पड़ा। सुबह ही विजिबिलिटी बहुत कम थी और शाम को ये मैच शुरू होना था, लेकिन कोहरे की वजह से इस मैच को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि शायद ही ऐसा कभी रहा होगा जब कोहरे की वजह से किसी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को रद्द करना पड़ा हो, लेकिन यही हालात हैं। और इसी को लेकर के प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो तमाम अधिकारी हैं, मंडलायुक्त हैं, IG हैं और जो जिले के जो तमाम अधिकारी हैं, परिवहन से संबंधित हैं, इन लोगों के लिए साफ तौर पर निर्देशित किया है कि ठंड को देखते हुए तमाम इंतजाम दुरुस्त किए जाएं और इसके लिए किसी ने भी अगर कोई लापरवाही की तो उसके लिए तैयार, उसके ऊपर कार्रवाई के लिए वो तैयार रहे। इसको लेकर के उन्होंने एक बैठक भी की थी और तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो लोग भी खुले में हो उनको जाकर के जहां पर जो रैन बसेरे हो वहां पर उनको वहां पर शिफ्ट किया जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए, हीटर्स की व्यवस्था की जाए और गौशाला है वहां पर भी गौशालाओं को, गौवंशों को बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाए। तमाम निर्देश के आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं पहले। साफ तौर पर कोहरे की मार से पूरा का पूरा जो उत्तर भारत है वो कहीं ना कहीं इसकी मार झेल रहा है। कई फ्लाइट्स लेट हैं, ट्रेनें लेट हैं और यातायात पूरी तरीके से प्रभावित और बुरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। इसको लेकर भी निर्देशित किया है साफ तौर पर, और क्योंकि कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम है, 30 मीटर से भी कम दिखाई दे रहा है, इसको लेकर के भी अधिकारी को निर्देशित किया है कि जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो जहां पर इस तरह की घटनाएं घटित होती है वहां पर सतर्कता बरती जाए। 24/7 वहां पर क्रेन और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, रिफ्लेक्टर्स लगाए जाए, फॉग लाइट भी कम से कम गाड़ियों को में लगी होनी चाहिए, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। और इसके लिए पूरी की पूरी जो टीम है उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यातायात की वजह से जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे थे। इसको लेकर के CM योगी ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है। फिलहाल इसको लेकर के अधिकारी पूरी तरीके से मैदान में हो, इसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो CM योगी का निर्देश है वो अधिकारी किस तरीके से इसका पालन कराते हैं, क्या केवल फील्ड में उतरते हैं या फिर उसका कहीं ना कहीं पालन कराने का जो असर है वो फील्ड पे दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। अब चलते अपने तमाम सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले इंद्रवीर हमारे साथ रायबरेली से बन रहे हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, मैं आपको फिर बता दूं, एक बार फिर रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग के ऊपर प्रश्न उठता नजर आ रहा है। और आज सुबह सुबह IBC 24 के पास भी और मीडिया के तमाम कर्मियों के पास एक ऐसे समय पे फोन किया जिस हिसाब से, चूंकि इतनी ठंडियां थी तो हम लोग भी एक अपने समय अनुसार ही घर से निकलते हैं, उसको देखते हुए कोहरा और ठंड की वजह से हम लोग भी सुबह सुबह भागे, चूंकि एक बड़ी खबर थी। एक हमारे पास, पहले मैं आपको दिखा दूं तस्वीर है, वो तस्वीर आप देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसकी डिटेल क्या है। क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या है पूरा मामला? ये पेशेंट एक यहाँ पे इलाज हुआ था संडे के दिन, इसके बाद में ज़्यादा गंभीर हुआ तो फिर ये लोग लखनऊ ले गए बाहर। इस बीच में इन लोगों की शिकायत है कि लापरवाही की गई है, तो अभी नए पेशेंट के लिए इसको सील कर दिया गया, कोई नया पेशेंट नहीं, और बाकी जो भी दोषी हैं इस प्रकरण में सबके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई, तहरीर प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी। तो जांच किस तरह से कराई जाएगी, कौन कमेटी? जांच में अभी तो हम लोग CO, मैं और ACMO हैं यहाँ पे, अभी कमेटी और लोग शामिल किए जाएंगे, कमेटी से होगा पूरा। देखिए अखंड, ये पूरा मामला अगर बात करें तो शहर में स्थित जेल रोड पर मामला है। जेल रोड का अवध हॉस्पिटल है
और एक बार फिर जिस तरीके से लगातार हम कहीं ना कहीं जीरो ग्राउंड से हम खबरें दिखाते हैं और उस पर दिखाने के बाद असर भी होता है, लेकिन एक बार फिर से महकमे में स्वास्थ्य विभाग के हड़कंप सा मचा है। 22 वर्षीय युवक का जो है एक ऑपरेशन होता है, और वो भी ऑपरेशन होता है पथरी का। पथरी के ऑपरेशन के लिए एक ऑपरेशन होना था, लेकिन परिजन का आरोप है कि इन्होंने दो ऑपरेशन कर दिए और बिना बताए वो भी। और ये भी अल्टीमेट नहीं किया गया कि ऑपरेशन किया जाएगा, मरीज को दिखाने गए थे लेकिन लेजर द्वारा इनका ऑपरेशन किया गया। और लेजर में इतनी जब इसकी कंडीशन खराब होने लगी तो इन्होंने अपने एक आदमी के साथ में डिस्चार्ज कर दिया और लखनऊ भेजा गया। लखनऊ पहुंचते ही उस युवक की जो है मौत हो गई। और जब मौत हुई तो खैर परिवार, संडे का मामला है, आज थर्सडे है, क्योंकि परिवार कई सारी चीजों को लेकर के फिर वहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, उसको लेकर के परिवार इधर उधर था। और आज परिवार के लगभग 1000 लोग अगर बात करें तो सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे इस जेल रोड को घेर लेते हैं। और हॉस्पिटल के एक तस्वीर और भी है, क्योंकि अब लाइव में इतनी सारी चीजें नहीं दिखा सकते हम लोग। एक तस्वीर ऐसी है, जो हॉस्पिटल का पूरा गेट है वो पत्थरबाजी भी की गई। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं गांव वालों ने और परिजनों ने जो ये किया है वो भी गलत है। एक पथराव भी हुआ है और भीड़ ने पथराव किया है। पुलिस मौके पर मौजूद थी, सीओ अरुण कुमार नौहार, और बाइट भी अभी आपने सुनी, ये सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार हैं और एसीएमओ पहुंचे वहां पर, और तुरंत इस अस्पताल को जो है सील कर दिया गया है। और ये चूंकि जो मामला आया है, 22 वर्षीय युवक था, पथरी का ऑपरेशन आप समझते हैं, चूंकि नॉर्मली एक छोटा ऑपरेशन होता है और बहुत हल्के में लिया जाता है ये ऑपरेट, लेकिन ऐसा क्या ऑपरेशन किया गया जिसकी वजह से 22 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया, और तमाम सारी चीजें। खैर वो जांच का पहलू है, हम उस पर टिप्पणी भी नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर रायबरेली के स्वास्थ्य विभाग पे हड़कंप मचा है और ये दर्दनाक हादसा हुआ है, उसको लेकर के ग्रामीणों को आक्रोश फूटा। और हजारों की संख्या में ग्रामीण यही थाना भदोकर क्षेत्र के कुचरिया के रहने वाला ये गांव है, वहां से आए हुए थे। हजारों की तादाद में लोगों ने सुबह से अस्पताल को घेरा, पथराव किया अस्पताल के ऊपर। और पथराव, देखिए हम इसलिए कह रहे हैं पथराव के, इसमें आक्रोश जायज है, लेकिन क्या जायज इतना है कि अंदर और भी मरीज होंगे या और भी ऐसे तमाम तमीरदार होंगे, इनको लेकर भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि ऐसे लोगों ने पथराव किया, उससे और भी किसी को चोट लग सकती थी या नुकसान हो सकता था। और नुकसान करना और ये सब करना जायज हो सकता है उनके लिए, लेकिन आक्रोश ऐसा चीज है क्योंकि किसी माँ ने अपना बेटा खोया है और किसी बाप ने भी अपना बेटा खोया, किसी भाई, मतलब तमाम सारी ऐसे पहलू है जो इमोशनल अगर हम बात करें तो उस तरीके से ये हादसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब किसी न किसी लापरवाही की वजह से हुआ है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो हादसा हुआ है दुखद हादसा है, और एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग कटघरे में खड़ा है रायबरेली का। जी इंद्रवीर, स्वास्थ्य महकमा या स्वास्थ्य विभाग या जो डॉक्टर्स हैं उनकी लापरवाही की वजह से किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, किसी बच्चे की जान चली जाती है, किसी बुजुर्ग की जान चली जाती है, किसी महिला की जान चली, तमाम ऐसी खबरें हमने दिखाई हैं अपने दर्शकों को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उससे होता क्या है। ऐसे तमाम हादसे आते हैं, लोग आक्रोशित होते हैं, सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करते हैं, जाम लगाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, फिर मामला सुलझाया जाता है, अधिकारी जाता है वहां पर, सीएमओ जाते हैं, अस्पताल को सील करने की बात करते हैं। लेकिन इससे निकल करके क्या आता है? क्या या व्यक्ति वापस आ जाता है, या फिर ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जो इस तरीके का, चाहे झोला छाप डॉक्टर हो चाहे एमबीबीएस डॉक्टर हो, इस तरीके के जो काम कर रहे होते हैं जिनकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है, उनके ऊपर कोई असर पड़ता है? क्या इस तरह की घटनाएं रुक जाती है? इससे होता क्या है? ये स्थितियां लगातार बनती चली जा रही हैं, एक के बाद एक तमाम जगहों से इस तरह की खबरें चली आती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ढाक के 3 पात वाली कहानी है कि होना कुछ नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि अधिकारियों को किस जगह पर चूक हो जाती है, किस जगह पर ऐसी लापरवाही हो जाती है कि जहां पर जो आदमी दिखाने गए हो वहां पर एक नहीं 2 ऑपरेशन कर दिया जाता है? इसको लेकर के कुछ अधिकारियों ने या कोई भी वहां का शीर्ष अधिकारी उसने कोई कार्रवाई की बात की है, कुछ उसने जांच की बात की है, कुछ भी कहा है, या फिर केवल और केवल जनता आक्रोशित है, इसको लेकर के खत्म कराया जाए ये पूरा का पूरा बवाल, इसको लेकर के बस वहां पर जो कार्रवाई करनी है वही करनी है? देखिए अखंड, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है, और अभी वहां पे स्वास्थ्य विभाग से, पुलिस विभाग से और अपना सिटी मजिस्ट्रेट, कानून प्रशासन की तरफ से ये तमाम सारे अधिकारी वहां पे थे, और फिलहाल धरना खत्म कराया गया है। जो पथराव हुआ उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गलत था, उसको भी सकेगा। लेकिन जिस तरीके से ये आपने कहा कि क्या हॉस्पिटल की तरफ से, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है उनका एक ऑडियो भी, ऐसा सूत्रों का कहना है, उनका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, और उसमें वो सीधे सीधे कहते आ रहे हैं कि आप, डॉक्टर का नाम बताया जा रहा है परिजन के द्वारा, धर्मवीर सिंह। तो धर्मवीर सिंह कहते आ रहे हैं, आप जानते नहीं, आप धर्मवीर सिंह से बात कर रहे हो, ठीक नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये परिजन को धमकाते भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे, और इससे पहले भी ये हॉस्पिटल
हॉस्पिटल सॉरी ये कहीं ना कहीं चर्चा में रहा है। इससे पहले भी 2-3 बार इस हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। जैसे आपने कहा, क्या ये परमानेंटली क्वेश्चन मार्क जो लगा है, ये पूर्ण विराम लगता है या नहीं? तो पूर्ण विराम तो अखंड देखिए कहीं नहीं लगता, क्योंकि आज के जमाने में ज्यादातर अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग को लोगों ने व्यवसाय, अब व्यवसाय है ही तो व्यवसाय बना लिया। तो व्यवसाय के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब, पैसे के हिसाब से पैसा जो है अपना कमा रहे हैं, और इसको अब एक धंधा बना लिया है लोगों ने कि लोगों को बेच करके लोगों की शरीर के तमाम सारी ऐसे जगह जहां पर गैर कानूनी इलाज कर करके इस तरीके से तमाम सारे लोगों को अब पैसा कमाने का एक जरिया बन गया। और हॉस्पिटल, इससे पहले भी हॉस्पिटल संचालक ने कई सारे नाम चेंज किए अपने हॉस्पिटल के, कई सारी गतिविधियों में, कई सारे डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी है, ये सूत्रों का ऐसा कहना है। लेकिन इससे पहले भी हॉस्पिटल कई बार चर्चा में आ चुका है, ये यहाँ के प्रशासन ने बताया है। तो इसमें अब आज फिलहाल एक चश्मा कर दिया गया है, नोटिस, और आने वाले समय में और ज्यादा बवाल ना हो, उसको लेकर के संभावना दी है। क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार नौहार जो पुलिस महकमे से हैं, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में आपके साथ एक उचित न्याय किया जाएगा। फिलहाल ये आश्वासन देकर के ये धरना प्रदर्शन और बॉडी लेकर के, उस बच्चे की अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया है। आज संडे से लेकर आज थर्सडे है, अभी तक बॉडी लेकर के आए थे। 1000 लोग आना और इस तरीके से ये हड़कंप मचा देना पूरे जिले में सुबह सुबह, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को भी एक चैलेंजिंग था ये। लेकिन जो आक्रोश था उसको देखते हुए 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, तो ये कहीं ना कहीं किसी के भी घर वाला, किसी का भी अपना लाल चला जाए, किसी के घर का कोई खास चला जाए तो उसको कष्ट होगा ही होगा, बिल्कुल। लेकिन इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं। और आपने भी बताया कि हॉस्पिटल वैसे भी चर्चा का विषय रहा है, तो जब चर्चा का विषय रहा है, आज भी आश्वासन मिला है, यही आश्वासन से काम चला लेते हैं। और लोगों का गुस्सा इसी तरीके से, जब कोई घटना घटित होती है तो सड़क पर दिखाई देते हैं। लेकिन आश्वासन की जगह पर अगर कोई कार्रवाई की जाती तो शायद आज फिर से उसी अस्पताल के लिए आश्वासन देने आना ना पड़ता। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दिक्कत वही है ना कि आश्वासन से ही जब काम चल जाना है तो कार्रवाई करने के क्या फायदा है। आश्वासन से काम चला जाता है। बहुत ही लाचार स्थिति है। और इस लाचार स्थिति पर कुछ भी कहना अपने आप में, क्योंकि कुछ भी कोई समझने वाला नहीं है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार लोगों की जान क्या इतनी सस्ती है, किसी तरीके से चली जाए, उनकी जान क्यों जा रही है, उसकी कोई उनके पास वजह भी नहीं है। और जब वो आक्रोशित होती है तो एक आश्वासन लेकर के वो अपने साथ चले जाते हैं, आश्वासन वाला सर्टिफिकेट, और आश्वासन वाले सर्टिफिकेट के साथ घर चले जाते हैं। कार्रवाई के नाम पर शून्य, कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल अगर जो कुछ कार्रवाई हो, अपडेट हो, इंद्रवीर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ बने हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? अगर जी अभी आप दूसरा भाई रजनी तिवारी जी यहाँ पर जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, आदर्श आ रही आवाज आप बताइए। अखंड जी थोड़ी देर में हम लाइव में आएंगे, अभी कुछ देर में। जी मेरी आवाज आ रही है? आदर्श आ रही है, आप बताइए। हम करें अभी कुछ देर में हम लाइव आएंगे। ज्ञानेंद्र के पास चलते। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए मैं आज अपने छत के टेरेस पे खड़ा हूँ और माहौल ऐसा है कि कल का दिन भी आपने देखा, आप लखनऊ में रहे, दिन भर कोहरे का माहौल रहा। और आज ऑफिस से भी इंस्ट्रक्शन था कि कोहरे को लेकर के बातें करनी है। लेकिन आपके पीछे हमको थोड़ा सा धूप दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे पीछे टेरेस से आप केवल एक नजारा देखिए, इस तरीके से कोहरे ने अब 24 घंटे से अधिक हो गए हैं। ये दूसरा दिन चल रहा, लगातार कोहरा जो है अपना जो है डेरा डाला हुआ है प्रतापगढ़ पूरे एरिया में। मैं तो शहर में हूँ, सोचिए ग्रामीण अंचल में क्या स्थितियां होंगी, कितनी ठंड होगी, कितने कोहरे होंगे, सोचिए। सबसे बड़ी बात, और दूसरी बात ये करते हैं कि अखंड नगर पालिका का सबसे बड़ा काम होता है कि हर जगह अलाव की व्यवस्था। ठंड शुरू हो चुकी है, लास्ट शनिवार जो बीती शनिवार गई है, उस शनिवार से कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू किया। और रुझान, कहते नहीं है कि एक्सीडेंट होते हैं तो कोहरे का पहला रुझान आना शुरू हो जाता है, तो रुझान भी आने शुरू हो गए प्रतापगढ़। उसके बाद मथुरा में भी देखा गया कितना भीषण हादसा हुआ था। और कोहरे का तो छोड़िए, यहाँ तक कि रैन बसेरा जो कि एकमात्र, जो कि प्रतापगढ़ के डीएम ने शुरू तो करा दिया है, हाल में रैन बसेरे की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन अलाव की पूरे प्रतापगढ़ में किसी चौराहे पर भी आप अलाव नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी चीज होती है कि नगर पालिका दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं
कि हमने फला इतनी लकड़ी खरीदी, कागजों में दिखाया जाता है कि लाखों की लकड़ियां खरीदी गई, लेकिन अलाव की पूरे प्रतापगढ़ में कहीं व्यवस्थाएं नहीं दिखाई देती है। सिर्फ अगर आपको कहीं भी दिखाई देगा तो वह प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी के बगल वहां पे लकड़ियां गिराई गई हैं। और आज की डेट में अगर बात करें तो एकमात्र विधायक है सदर से भाजपा के, लेकिन अब उन्होंने भी ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं कराई हैं। बीजेपी की सरकार है, नगर पालिका भी बीजेपी के ही अंडर में है। सोचिए, सबसे बड़ी चीज होती है, नगर पालिका भी बीजेपी का ही है। और मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो बातें कही जाती है कि हम लोग इतना धरातल पे करते हैं, लेकिन धरातल में प्रतापगढ़ में नहीं दिखा। मैंने आपको पिछली बार भी कुंभ दिखाया था, आपकी फिर से दिखा रहा हूँ। कुंभ, ठंडी, ये दोनों लोग दोनों चीजें ठंड के ही सीजन में आती है, लेकिन पिछली बार भी अलाव की व्यवस्थाएं नहीं थी और अब की बार भी अलाव की व्यवस्था कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि जो बाहर से लोग आते हैं, प्रतापगढ़ पहले छोटा स्टेशन था, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा स्टेशन हो गया है। लेकिन स्टेशनों पर भी कहीं पे भी स्टेशन के बाहर तक कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है, लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है, किसी के रुकने की व्यवस्था नहीं है। सोचिए, रैन बसेरा कहाँ कहाँ बनता है आप भी जानते हैं। एक स्टेशन के पास, एक बस अड्डे के पास, कि वहां पे भी जो है रैन बसेरा लोग रुक सके, लेकिन दोनों जगहों पे रैन बसेरे की नामो निशान नहीं है। और खास तौर पे इस ठंडी में को देखते हुए अलाव की व्यवस्था भी नहीं है। और देखा जाता है कि बस अड्डे और स्टेशन पे खास तौर पे अलाव की व्यवस्था कराई जाती है, लेकिन इस बार ठंड शुरू हो चुकी है और अपना रंग रूप दिखा रही है, लेकिन कोई व्यवस्थाएं प्रतापगढ़ में नहीं दिखाई दे रही है। भगवान भरोसे चल रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं योगी ने निर्देशित किया है ज्ञानेंद्र, यही सबसे बड़ा सवाल है कि सीएम योगी ने निर्देशित किया है मंडलायुक्त को, आईजी को, नगर निकाय के अधिकारियों को, तमाम लोगों को निर्देशित किया कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। कोई असर नहीं है क्या प्रदेश के मुखिया का भी? किसी तरीके की स्थितियां बनी हुई है प्रतापगढ़ में? क्या प्रतापों का गढ़ है, इसीलिए किसी के प्रताप से उन्हें कोई फर्क नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रतापों का गढ़ है, सही कह रहे हैं। कहा जाता है कि 49 राजा है प्रतापगढ़ में। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब भी प्रतापगढ़ आते हैं तो एक चीज जरूर कहते हैं, 900 पढ़ा ना एक प्रताप गढ़ा, और जो पढ़ा तो दैयों से बढ़ा। तो हर वक्त ये कह के जाते हैं। और ये लाइन प्रतापगढ़ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनके ऊपर ये सही बैठती है। ये ज्यादा पढ़े हैं तो इसीलिए दैयों से बड़े हैं, और ये गलत लाइन उनके ऊपर नहीं बैठती है, सही बैठती है। देखिए, कुंभ में भी लगातार ये लोग किस तरीके से लापरवाहियों का अंबार रखे थे, फिर से माघ मेले में भी यही कर रहे हैं। और ठंड का सीजन स्टार्ट हो चुका है, ना रैन बसेरा एक है, वो भी शुक्रगुजार है कि प्रतापगढ़ के डीएम सहाय अवस्थी हादी हाल को उन्होंने रैन बसेरा कर दिया, लेकिन उसका प्रचार कहीं नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी कमी हम बताएंगे कि जो डीएम के निचले कर्मचारी हैं, उनका प्रचार रैन बसेरा तक भी नहीं लिखा गया है। सोचिए, सबसे बड़ी दिक्कतें यही होती है। और देखा जाता है कि रैन बसेरा, हादी हाल में जो रैन बसेरा बनाया गया है, कल देर रात 11:30 बजे के आसपास मैं वहां गया था, क्योंकि हम लोग आज से रैन बसेरे का सही तरीके से निरीक्षण करने हम पत्रकार साथी अब निकलेंगे। हम लोग कल गए थे केवल ऐसे केवल देखने के लिए, तो पानी तक की व्यवस्था उस रैन बसेरे में नहीं की गई थी। लेकिन रैन बसेरे में एक चीज अच्छी लगी कि जमीन पे व्यवस्था नहीं की गई थी। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि श्री सहाय अवस्थी जो प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी हैं, सबसे अच्छी चीज रहा कि उन्होंने जो व्यवस्थाएं कराई है, चारपाई, और चारपाई के साथ साथ डबल गद्दा और डबल ओढ़ने के लिए रजाई और तकिया बाकायदा। लेकिन पानी, जहां तक कि एक गुड़ रखा जाता है मीठे के लिए, वो तक व्यवस्था नहीं है। रैन बसेरा का प्रचार नहीं है। देखिए ज्ञानेंद्र, अगर इस तरीके की जो साफ तौर पर सारी व्यवस्थाओं के लिए सीएम योगी मुखिया निर्देशित करता है और अधिकारी पूरी तरीके से एकदम लगता है जैसे लगता है काम कर तो रहे हैं, या तो उनके निचले स्तर के अधिकारी इतने प्रतापी है कि उनको किसी के भय ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि कोई काम करना है या नहीं करना है। अगर इतने कम जगहों पर एक रैन बसेरे बनेंगे, साफ तौर पर सीएम योगी ने निर्देशित किया कि कोई भी आदमी, व्यक्ति सड़क पर खुले में सोता हुआ ना मिले, इसी के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था कराई जा रही है। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इसके लिए अलाव की व्यवस्था की बात की जा रही है, लेकिन अलाव केवल एक जगह इमरजेंसी के बाहर किसी रहेगा और जगहों पर नदारत रहेगा। लाखों रुपए की लकड़ियों की व्यवस्था नगर निकाय के अधिकारी बात करते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है धरातल पर।
तो आखिरकार ये पैसा, ये जो तमाम व्यवस्थाओं के लिए लिया जाता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एक सबसे बड़ा सवाल है। आज ज्ञानेंद्र कोशिश कीजिएगा और दिखाइएगा कि धरातल पर कितना ज्यादा कार्य कर रहे हैं ये नगर निकाय हो, चाहे जिलाधिकारी ने जितने आदेश दिए हैं, या मुख्यमंत्री का फरमान का कितना असर धरातल पर है। ग्राउंड रिपोर्ट में जरूर बताइएगा कि ठंड को लेकर के क्या व्यवस्थाएं प्रतापगढ़ प्रशासन की तरफ से की गई है और नगर निकाय ने इसके लिए क्या कुछ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे साथ बने हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखन, जिस तरीके से ठंड का कहर जो है कहीं ना कहीं अब शुरू हो गया है, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं मैं इस वक्त जो है कानपुर और लखनऊ हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से जो है ये रास्ता जो है लखनऊ की ओर जाता है, कानपुर से इसको गंगा बैराज का जो है रास्ता कहा जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं पीछे मेरे धुंध जरूर साफ तौर पर दिखेगी। आपको बता दें सुबह के समय में लगभग 6 डिग्री यहाँ पर पारा कानपुर में जो है देखा गया था। 6 डिग्री के आसपास पारा था। फिलहाल जो रैन बसेरों के बाद जिस तरीके से हमारे यहाँ जो साथी हैं योगेंद्र कर रहे थे कि जिस तरीके से रैन बसेरों की क्या व्यवस्था है, इसी को लेकर के जो कानपुर के डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, क्योंकि लगातार सुर्खियों में रहते हैं और कार्रवाइयां करते नजर आते हैं, तो उन्होंने भी रात में जो है एक सरसैया घाट है वहां पर जो है रैन बसेरे में कहीं ना कहीं निरीक्षण किया। उस निरीक्षण के दौरान पे उन्होंने पाया कि जो लगभग 4 से 5 दिन से वहां पर राजस्थान और बाहर के जो कुछ परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देंगे, जिनका उत्तर प्रदेश में जिनका सेंटर पड़ा हुआ है, वो वहां पर आए हुए थे। और फिलहाल जो है व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन कुछ कमियां जो है वहां पर मिली हैं, जिसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कमी छात्रों को समझ में आ रही है उनकी पूर्ति की जाए, और 24 घंटे के अंदर उसमें अगर कोई भी अपडेट नहीं मिलता है तो जो रैन बसेरे जो देख रहे हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ में सख्त कहीं ना कहीं कार्रवाई भी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात अखन, क्योंकि ठंड शुरू हो गई और ठंड का होना भी जरूरी है, क्योंकि किसान जो है क्योंकि गेहूं की जब फसल होती है तो किसानों को कोहरे की जरूरत पड़ती है। अगर कहा जाए तो जो गेहूं होता है वो अगर कोहरा नहीं गिरता है तो कहीं ना कहीं जो उससे जो उसके पौधे हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो ठंड गिरना जरूरी है, लेकिन जो ठंड से बचाव है, जो ठंड से जो प्रशासन काम कर सकता है, वो अगर कार्य नहीं करता है तो कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है और जिस तरीके से जो दुर्घटनाएं हैं वो साफ तौर पर देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि अखंड एक चीज और है इस वक्त जो है, क्योंकि कुछ जो अन्ना जानवर है वो भी अगर सड़कों पर आते हैं तो धुंध के चक्कर में कहीं ना कहीं उनके कारण भी जो है दुर्घटनाएं होती हैं, तो उस पर भी प्रशासन को साफ तौर पर ध्यान देना चाहिए। अखंड बिल्कुल, जिस तरीके से अवनीश आप बता रहे हैं, आज भी ठंड है, और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ठंडा बुधवार को कानपुर रहा, और आज भी इसी तरीके की बात निकल करके सामने आ रही है। मुखिया ने निर्देशित कर रखा है प्रदेश के कि तमाम जिलों पर ठंड को देखते हुए जो भी प्रभावी कदम है उसको उठाया जाए। और आपने बताया कि जितेंद्र प्रताप सिंह जो वहां के जिला अधिकारी हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं और तमाम तरीकों की चीजों को लेकर के वो खुद जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजधानी से बहुत कम दूरी पर ही है कानपुर, और वहां पर कई बार देखा जाता है कि ठंड है, ठंड की वजह से कोहरा पड़ रहा है, और कानपुर से लखनऊ आने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से कभी कभी जाम जैसा हो जाता है। 1 से 1.5 घंटे तक लोग इस सड़क पर फंस भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोहरे की वजह से कई घटनाएं घटित हो रही हैं। इसको लेकर के किस तरीके के इंतजाम कानपुर में किए गए हैं, क्या जिलाधिकारी ने इसको लेकर के भी कुछ निर्देशित किया है? क्योंकि तमाम तरीके की बातें सीएम योगी की तरफ से बोली गई हैं अधिकारियों को कि फॉग लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स, तमाम इस तरीके की चीजें, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको चिन्हित करके वहां पर विशेष इंतजाम किया जाए। तो क्या कोई ऐसा स्पॉट चिन्हित किया गया है? क्योंकि लखनऊ कानपुर एक ऐसा मार्ग है जिसमें बहुत ज्यादा गाड़ियां जाती हैं, इसको लेकर के कोई स्पॉट चिन्हित किया गया, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? देखिए बिल्कुल अखंड, क्योंकि लखनऊ कानपुर अगर आप देखेंगे तो अगर ट्रेन से अगर देखा जाए और रास्ते से देखा जाए तो लगभग मुझे जितना मालूम है लगभग 50,000 की संख्या में जो है लोग यहाँ से आवागमन करते हैं, क्योंकि जो लखनऊ में नौकरी कर रहे हैं, जो कानपुर में कर रहे हैं, वो डेली अप डाउन करते हैं। तो क्योंकि रास्ता बिल्कुल लगातार चलता है, जाम की स्थिति बनती है, तो उस पर जो है रिफ्लेक्टर और इन चीजों का जो है होना जरूरी है, और इस तरीके का कार्य किया भी जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कानपुर से लखनऊ का एक जो है हाईवे जो है बनाया जा रहा है, लगभग जो कंप्लीट है, कुछ ही दिनों में हो सकता है उसको चालू भी कर दिया जाए, और उसकी वजह से उस वहां पर व्यवस्थाएं ज्यादा देखी जा रही हैं, क्योंकि वो एक ऐसा मार्ग बनाया जा रहा है जिसमें कम समय में कहीं ना कहीं जो है लखनऊ से कानपुर की दूरी तय कर दी जाएगी। तो रिफ्लेक्टर या इन तरीकों की चीजों का जो है जो प्रयोग जरूर किया जा रहा है। और जो पहले जाम लगता था 1 साल पहले की अगर बात करें, इस समय ठंड की बात करें, तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं भी हो रही थी, रास्ता खराब था, गड्ढे काफी थे, उन गड्ढों को में सुधार किया गया है। कहीं ना कहीं जो रास्ते में जाम लगता था, कुछ थी लखनऊ से कानपुर में लगभग 3 से 4 जगह जहां पर काफी जाम लगता था क्योंकि रास्ता कटा हुआ था, उन सभी जगह पर पुलिस बल मौजूद कर दिया गया है। और कोहरे को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है फॉग लाइट जलाने की भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ से निर्देशित किया गया है कि फॉग लाइट जला करके जो है कहीं ना कहीं आदमी चले। और ये IBC 24 भी अखंड लोगों से अपील करता है कि जितने भी लोग हैं जो 4 पहिया वाहन से चल रहे हैं वो फॉग लाइट का जो इंडिकेटर इन सभी का उपयोग करें, ताकि जो है दुर्घटनाएं बच सकें।
हमारे साथ में एक लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे कि अगर कोहरा गिरा है कानपुर में कितनी ठंड है और क्या कोहरा गिरना जरूरी है, कितना किसानों को इससे क्या राहत मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव शंकर जी, जो कानपुर में ठंड पड़ी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड कानपुर में पड़ी है, जी। क्या लगता है क्या व्यवस्था है और ठंड का पड़ना क्या जरूरी है, क्या और उससे क्या फायदा है? नहीं, उससे फायदा ये है कि जैसे गेहूं की फसल है, अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो गेहूं की फसल नहीं हो पाएगी उतनी अच्छी। और सर्दी है, ये मौसम के हिसाब से सर्दी भी पड़ना जरूरी है। जैसे गर्मी पड़ती है वैसे सर्दी पड़ती है। अच्छा, रात में पुलिस पुलिस के जो लोग हैं रात में क्या, क्योंकि चोरी की घटनाएं भी पड़ जाती हैं ठंड में, क्या रात में गश्त कर रहे हैं पुलिस वाले, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? नहीं नहीं, बराबर गश्त कर रहे हैं, वो अपने ड्यूटी पे बराबर हाजिर रहते हैं। और रात बिरात जो है, मैं तो चलता हूँ तो देखता हूँ, हमेशा कहीं घर पे रहता हूँ तब भी उनकी गाड़ियों की आवाज सुनाई पड़ती है रोड घर से। अखंड, देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, लगातार इसमें पुलिस विभाग भी जो है कार्य कर रहा है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि इस वक्त रात को जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए, वहां से जो दुकानदार, उनसे भी अपील की जा रही है कि आप सीसीटीवी कैमरे लगाएं। फिलहाल वो रात में गश्त जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर सीसीटीवी कैमरा होगा तो कहीं ना एक भय भी होता है, और उससे अगर कोई घटना होती है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं उससे बचने का भी, या उसमें उसका निवारण करने का जो है निस्तारण करने में आसानी भी होगी। अखंड, बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल जिस तरीके से जरूरी है वो तमाम प्रभावी कदम, जैसा कि अमरीश बता रहे हैं, चाहे वो पुलिस महकमे की तरफ से हो या बात की जाए जिलाधिकारी की तरफ से, वो प्रभावी कदम कानपुर में उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। अधिकारी अगर फील्ड में एक्टिव होंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियां जो आम जनमानस के लिए वो खराब नहीं होंगी, वो उनकी व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सरफराज हमारे साथ बने हुए बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, आपको बताते जैसे कि कोहरे का प्रकोप दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे नगर पालिका को कोहरे से रिलेटेड जो व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है बहराइच की नगर पालिका। जैसे चौराहों पर जो अलाव जलाए जाते हैं, लकड़ियां गिराई जाती हैं, अभी उसको नहीं गिराया गया। हमने कल रात को जब जिला अस्पताल पहुंचे तो कई लोगों को हमने देखा ठंड से ठिठुरते हुए ठुठुरा रहे थे। तो अभी जिला अस्पताल में अगर देखा जाए तो वहां भी लकड़ियों का इंतजाम नहीं किया गया, न ही चौक चौराहों पर। जबकि आपने ये भी सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने भरपूर बोला है कि हर चीज की व्यवस्था होनी चाहिए, पर क्यों ऐसा नगर पालिका क्यों देरी कर रही है, ये बात समझ में नहीं आ सवाल तो रही यही है ना, यही तो है सरफराज की आखिरकार क्या जब ठंडी बीत जाएगी तो ये व्यवस्थाएं होंगी क्या, कि ठंडी से पहले इस तरीके की व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से सुचारू रूप से कहीं ना कहीं कर लेना चाहिए था। मुख्यमंत्री निर्देशित कर रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग कुछ नहीं कर पाए, तो क्या मतलब है? क्या इंतजार कर रहे हैं क्या ठंड खत्म होने का? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखते हैं अब क्या होता है। आज रात की टीम हमारी तैयार है हर चौराहे चौक पर जाने के लिए, और फिर जैसा भी होगा नगर पालिका के खिलाफ जो भी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल सरफराज, रात में आज एक टेस्ट कीजिए, देखिए कि कितनी तैयारी है बहराइच प्रशासन की ठंड को लेकर के, क्योंकि देखिए मुखिया ने तो निर्देशित कर दिया है, लेकिन काम अधिकारियों को करना है। और अधिकारी जो है वहां पे, अगर वो अपने निचले अधिकारियों को समझाने में कामयाब रहे और अधिकारियों पर इस तरीके से काम को करना है वो बताने में कामयाब रहे, तो शायद चीजें दिखाई देंगी। फिलहाल जैसा आप बता रहे हैं कि अगर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो शायद इंतजार कर रहे होंगे कि ठंड खत्म हो जाए, उसके बाद व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शाम को आज जरूर टेस्ट कीजिएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री के आदेशों का कितना पालन हो रहा है, रैन बसेरों में क्या है हालात, अलाव को लेकर के किस तरीके की है इंतजाम। इन तमाम खबरों को, इस तमाम विजुअल्स को हमारे दर्शकों को भी दिखाइएगा कि अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों को कितनी ज्यादा संजीदगी से लेते हैं और कितना ज्यादा उसका पालन करने के लिए सड़क पर दिखाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदर्श हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आज हम बताना चाहिए, आज हरदोई जनपद के हम स्पोर्ट्स स्टेडियम में खड़े हैं और यहाँ पर आज जनपद स्तरीय का शुभारंभ किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री इस समय हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम उससे थोड़ी देर बात करेंगे। मैम हमारे साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी हैं, हम उससे जानना चाहेंगे। यहाँ पर शिक्षा राज्य मंत्री जी हैं। मैम आज यहाँ आपकी किया आई है क्या? चलने तो प्रोग्राम चलने
आज जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज है और प्रत्येक विकास खंड से बच्चे यहाँ पे आए हैं। बच्चों के जैसा कि आपको पता है कि शारीरिक विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए खेल बहुत जरूरी है। सरकार इसके लिए बच्चों को खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसी के क्रम में आज हमारे जनपद हरदोई में ये बहुत विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रत्येक विकास खंड से यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, अच्छे प्रोग्राम से कर रहे हैं और ये बच्चों को सभी स्कूलों के लिए ये निर्देश भी है कि बच्चों को जितनी हम लोग पढ़ाई के लिए उनको प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं, उतना ही हम उनको खेल के क्षेत्र भी आगे बढ़ाएं। उसी को लेकर के आज ये कार्यक्रम है। आज इसकी शुरुआत की गई है। अभी आपने देखा कि कार्यक्रम की शुरुआत थी, बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अन्य कार्यक्रम भी बच्चे बहुत सारे कर रहे हैं और इसके बाद में गेम की शुरुआत की जाएगी। आप सवाल कर सकते हैं। आवाज आ रही मेरी? आतिश आवाज आ रही है आपको? मैम एक सवाल है, देखिए ये तो थोड़ा सा राजनीति से जुड़ा हुआ है। मैम जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने एक प्रतिभागी को नियुक्ति पत्र देते हुए उनका हिजाब हटाने की कोशिश की थी, अब आपकी सरकार के मंत्री हैं निषाद जी, उन्होंने इसको लेकर के बयान दिया, विपक्ष इसको लेकर के सब हमलावर है, इस पर आप क्या कहेंगी? आपने विषय बिल्कुल चेंज कर दिया है। इस समय हम प्रोग्राम में है, बच्चों के प्रतियोगिता हो रही है खेल की, लेकिन चलिए आपने राजनीतिक प्रोग्राम अपनी बात कही, वो किसी जब जो भी वहाँ पे स्टेज पे होगा वो वहाँ की चीजें बता पाएगा कि उस समय किस कारण से वो हुआ। ऐसे नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी होंगे वो बताएंगे कि क्या कारण रहा वहाँ पे। हो सकता है कि कोई कारण रहा हो जिसके कारण किया गया, हो सकता है कि वो ज्यादा आगे बढ़ रहा हो, इसलिए उन्होंने हटाया हो, क्योंकि वो नए नहीं है, बहुत पहले से मुख्यमंत्री हैं, पूरा प्रदेश उनको स्वीकार करता है, प्रदेश की जनता के लिए वो काम करते रहते हैं। तो इस पे अभी हमारा ऐसे कहना संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जो स्टेज पे लोग नहीं बता सकते क्या कारण था। ठीक है, बच्चे ना वेट हो गया। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आईबीसी से बात करने के लिए। बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला आया और उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति बेहद तेज हो गई और इस राजनीति में जो विपक्ष था उसने कहीं ना कहीं लगातार प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, वो भी खुल करके मंत्री के खिलाफ आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से थी, और चाहे वो सत्ता पक्ष है उसको बोल रहा है कि इस मामले को विपक्ष जबरदस्ती तूल दे रहा है। नीतीश कुमार जो बिहार के मंत्री हैं उनका इस पर कुछ भी नहीं कहना, इस पर जो दिखाया जा रहा है बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं था। और खुद बाद में जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में संजय निषाद, उन्होंने भी इस पर आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है और अगर इन विपक्ष का काम है किसी बात को तूल पकड़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका, साथ ही जो राज्य मंत्री हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें ठंड को देखते हुए जो तमाम जिलाधिकारी हैं उन्होंने फैसला लिया है स्कूल के टाइमिंग को लेकर के, और कई जिलों में जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे कर दी गई है। अगर राजधानी की भी बात की जाए तो सुबह 9 बजे टाइमिंग हो गई है। 12वीं तक के बच्चों के लिए, जितने भी 12वीं तक की क्लासेस हैं उसकी टाइमिंग अब सुबह 9 बजे कर दी गई है, क्योंकि ठंड बेहद ज्यादा पड़ रही है। और इसी ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने ये पूरा का पूरा निर्णय लिया है। फिलहाल आगे भी ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी, इसको लेकर के क्या अपडेट होगा अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे, आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।